हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो बोर्ड लाइक जो होता है यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है उस ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हम बोलते भी जाएंगे कि कौन सा बोर्ड लाइक है या कौन बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसमें हम वहाँ पर कहते जाएँगे, या तो आपको स्टार का जो चिन्ह होता है उसको हम लगाते भी जाएँगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम पूर्ण रूप से रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो होता है ऑब्जेक्टिव उसका ज़िक्र नहीं करेंगे। केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है या रिप्रोडक्शन जो होता है केवल ह्यूमन बीइंग में जो होता है उसका ही हम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव का ज़िक्र करना चाहेंगे, ठीक है। जिसको हम स्वयं एक सेपरेटली लिख कर आएँ, ठीक है। और उसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे। ठीक। तो अब बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन-सा हार्मोन मेल में यौनारंभ को लक्षण को नियंत्रित करती है? कौन-सा हार्मोन है जो मेल में यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी फेज़ को क्या करती है, उसके लक्षण को नियंत्रित करती है? कौन-सा हार्मोन जो प्यूबर्टी फेज़ यानी कि यौनारंभ के लक्षण को नियंत्रित करती है? तो एक बात तो तय रहना चाहिए, यौनारंभ का मतलब ये हुआ कि मेल में जो होता है ना यौनारंभ जैसे ही प्रारंभ होता है, उसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि उनके आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, चेहरे पर जो होगा दाढ़ी मूंछ आ जाता है, ठीक है? उनका सेक्सुअल बिहेवियर में परिवर्तन हो जाता है, ये सब होने लगता है, ठीक है? तो ये किसके कारण होता है? तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो होता है आपका एक विशिष्ट प्रकार के मेल हार्मोन के कारण होता है, जिसका नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन या तो एंड्रोजन, यानी कि पहला जो आंसर होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन। पहला जो होता है, पहला का आंसर टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या इसी को बोला जाता है एंड्रोजन। क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जो बोर्ड एग्जाम के लायक होगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बोल दिया करेंगे कि ये बोर्ड एग्जाम संबंधित है, ठीक है। और एक बात और हम बता देते हैं, ये जितना भी बात बोल रहे हैं, ज़्यादातर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट का ही होगा। फीमेल का बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। फीमेल का जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात ये है मतलब कि किया जाएगा। और एक बात तो आप ये बिलीव कर सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जितना भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन इसके अंदर से ही रहेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है? इसके अंदर से ही रहेगा, इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको यही सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन का लैंग्वेज यही उठाकर दे दिया जाएगा, नहीं। इससे हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा अलग दिखे, लेकिन क्वेश्चन जो होगा ना इसी में से रहेगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन-सा हार्मोन फीमेल में यौवनारंभ को प्रारंभ करती है? ये थोड़ा-सा फीमेल वाला आ गया, कोई बात नहीं। फीमेल में यौवनारंभ को प्रारंभ करती है, यानी कि प्यूबर्टी एज को प्रारंभ करती है। मतलब ये हुआ, फीमेल में जैसे ही प्यूबर्टी एज आएगा, तो निश्चित रूप से उसमें भी एक विशिष्ट प्रकार की परिवर्तन दिखाई देती है, जैसे कि आवाज़ को पतला हो जाएगा। उनका जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स जो होता है वो विकसित होने लगता है। ये अलग-अलग प्रकार का उसमें बिहेवियर दिखाई देता है, ठीक है? उनके भी सेक्सुअल बिहेवियर में क्या होती है, परिवर्तन होती है। आपको ये सब बता दिया गया होगा और ये जो परिवर्तन होता है उसमें, ये परिवर्तन होता है उनमें प्रोजेस्टेरोन के कारण। किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, ठीक है? तो दूसरा जो आंसर होगा, वो होगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। एक बात और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा जा सकता है? मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन को ही क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन को ही बोला जाता है मेल हार्मोन। क्या बोला जाता है? मेल हार्मोन। ठीक है। क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन को ही मेल हार्मोन भी कहा जाता है। सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो मेल हार्मोन या मेल हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को। पूछा जाएगा, फीमेल हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो फीमेल हार्मोन के नाम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को जाना जाता है, लेकिन आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरोन। तो इसको क्या कहा जाता है? ये फीमेल हार्मोन होता है। क्या होता है? फीमेल
हार्मोन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मादा में आवश्यक जनन अंग का नाम लिखिए। यानी कि उसका जो एक तरह का जो बोला जाए ना, आवश्यक जनन अंग मतलब ये हुआ कि वो उनके लैंगिक जनन में वो पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। वो नहीं रहेगा तो उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। एनीवे अगर कोई अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, निश्चित रूपेण अगर बात कहा जाए उसमें अगर आवश्यक हो या सहायक अंग, ये दोनों में से कोई एक भी अंग नहीं रहेगा तो निश्चित रूप में उसमें जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। बट ऐसा मानना है कि आवश्यक अंग जो होता है वो जनन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से डायरेक्टली रूप से क्या करती है, भूमिका निभाती है, वो पार्टिसिपेट करती है, इसलिए उसका होना अति आवश्यक है। तो क्वेश्चन आपका ये है मादा में आवश्यक जनन अंग क्या होता है? आवश्यक जनन अंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा आवश्यक जनन अंग के रूप में जो होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है? तो जो तीसरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अंडाशय। ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई है, अंडाशय। ठीक है? क्या लिखा जाएगा? अंडाशय। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जा सकता है कि हाँ, निम्न में कौन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब सिस्टम का जो है ना पार्ट है, निम्न में कौन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है? तो उसमें इस तरह ऑप्शन रह सकता है कि हाँ, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से कहेगा एक चुनने के लिए। या सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पुरुष में आवश्यक जननांग मतलब ये हुआ कि पुरुष में भी ऐसा अंग होता है जो जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, पूर्ण रूप से भूमिका निभाएगा या पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है टेस्टिस यानी कि वृषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर भी क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट ही है। इसका आंसर जो होगा वो होगा वृषण। क्या होगा? वृषण यानी कि टेस्टिस। क्या होगा? टेस्टिस। इसका ओवरी, ठीक है? टेस्टिस ओवरी, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको पता है कि भाई स्पर्म का निर्माण जो होता है हमेशा क्या होता है कि मनुष्य की जो होता है जो शरीर के सतह के बाहर स्थित होता है, वो कहाँ होता है? तो आपका टेस्टिस में। कहाँ होता है? टेस्टिस। मतलब ये हुआ कि स्पर्म का निर्माण हमेशा टेस्टिस में होता है। कहाँ होगा? टेस्टिस में। तो 5वें जो आंसर होगा वो होगा टेस्टिस। 5वें नंबर ये भी होगा आपका टेस्टिस। ठीक है? टेस्टिस। ठीक, ये हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टेस्टिस। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, स्पर्म के निर्माण वृषण के किस संरचना में होती है? स्पर्म का निर्माण वृषण के किस संरचना में होती है? देखिए, आपको जब वृषण बताया गया होगा, तो उस वक़्त बताया गया होगा, वृषण में कुछ जालीनुमा संरचना पाई जाती है, कुछ नलीनुमा संरचना पाई जाती है, ट्यूब लाइक संरचना पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वृषण जालक सॉरी उसको हम कहते हैं शुक्र जनन नालिका। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नालिका। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र जनन नालिका जो होता है उसी में एक विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल और एक और होता है जिसका नाम है मतलब कि लीडिंग सेल। ठीक है? ये दोनों मिलकर क्या करता है स्पर्म के निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जनन नालिका में ही क्या होता है कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो यही क्वेश्चन है कि स्पर्म का निर्माण वृषण के किस संरचना में? तो वृषण का जो होता है एक वृषण के अंदर नलिनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शुक्र जनन नालिका। तो इसका मतलब शुक्र जनन नालिका के अंदर ही क्या होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। तो आपका जो होगा 6ठे नंबर का जो आंसर होगा वो होगा शुक्र जनन नालिका। शुक्र जनन नालिका। ठीक है? शुक्र जनन नालिका इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है? यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पर्म का निर्माण, ठीक है, कौन-सा कोशिका स्पर्म के निर्माण में किस प्रकार की कोशिका या कौन-सा कोशिका प्रमुख भूमिका निभाती है? अभी तुरंत हम बोले थे, एक सर्टोली सेल होता है, एक लीडिंग सेल होता है। तो सर्टोली सेल इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। एनीवे बोला जाए तो लीडिंग सेल भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है क्योंकि वो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है तभी तो वहाँ पर मतलब क्या होता है
स्पर्म मैच्योर फैक्टर, स्पर्म को मैच्योर करने वाले फैक्टर का स्राव होता है, तब स्पर्म बनता है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रमुख रूप से भूमिका निभाएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सर्टोली सेल ही क्या किया जाता है, वहाँ पर सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्म के निर्माण करने में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई भूमिका निभाता है वृषण के अंदर, उसका नाम है सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली कोशिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिख देते हैं 7वें नंबर का जो हो जाएगा। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, ये 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर्टोली कोशिका, ठीक है? सर्टोली कोशिका यानी कि सर्टोली सेल, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन-सा युग्मक हमेशा गतिशील होता है? देखिए, आपको अभी तक जो पढ़े होंगे ना, वो युग्मक 2 ही प्रकार के पढ़े होंगे। कौन-कौन युग्मक पढ़े होंगे? एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु यानी कि ओवा कहते हैं, ठीक है? अब एक बात आपको बताया गया होगा कि नर युग्मक जो होता है वो हमेशा गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाई जाती है। क्या होता है? फ्लैजिला पाई जाती है, जिसके कारण वो मोटाइल होती है, वो गमन करती रहती है ऐसे-ऐसे करके। बट मादा युग्मक क्या होता है? उसके पास वो अंडाणु होता है। अंडाणु में किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाई जाती, इसलिए वो क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती या गतिशीलता गुण नहीं पाई जाती। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के युग्मक में फ्लैजिला पाई जाती है? तो वो होता है नर युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। ठीक है? यानी कि स्पर्म, क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म में क्या होता है मतलब फ्लैजिला पाई जाती है जिसके कारण वो क्या होती है? गतिशील होती है या तो मतलब क्या होता है? मोटाइल होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर? ओनली नर युग्मक जिसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पर्म यानी कि नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स ही हमेशा वो क्या होता है? मोटाइल होता है। परंतु अगर बात करते हैं ओवा की यानी कि फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट हमेशा ऑलवेज़ नॉन मोटाइल होता है यानी कि अगतिशील होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं होती है, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अ, ओनली मेल गैमेट ही, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ओनली मेल गैमेट, ठीक है? मेल गैमेट, ठीक है? मेल गैमेट मतलब नर युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या है? निश्चित रूपेण स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है? ये हो गया, ठीक? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा युग्मक हमेशा स्थिर होता है? तो बोल तो दिए, कौन-सा युग्मक स्थिर होता है? तो आपका मादा युग्मक यानी कि अंडाणु होता है। क्यों? क्योंकि उसके हाँ, अंडाणु होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाई जाती, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कहता है, स्पर्म में ऊर्जा प्राप्ति किस सेल से होती है? स्पर्म मान लीजिए कि आपको पता है कि स्पर्म क्या होता है यानी कि मतलब शुक्राणु क्या होता है, मेल गैमेट्स क्या होता है, वो गतिशील होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। अगर एक बात बताइए जब वो मोटाइल होगा तो निश्चित रूपेण गतिशील है मतलब गतिशीलता है। अगर गतिशीलता है तो वो मतलब चलता है और चलता है तो कहीं न कहीं उनको एनर्जी तो लॉस होता होगा ना। अगर उनको एनर्जी लॉस होता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। तो एनर्जी उसको आता कहाँ से है? तो एनर्जी उनके अंदर प्रोवाइड करता है उनके अंदर स्वयं के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? उसके स्वयं के अंदर क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो कोई एनर्जी प्रदान करता है, जो गतिशीलता उसको बनाती है, उसका नाम क्या होता है? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के कारण। तो नेक्स्ट जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। 10 नंबर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पर्म में गतिशीलता गुण किस संरचना के उपस्थिति के कारण होती है? स्पर्म में गतिशीलता गुण या गतिशील किसके कारण होता है? तो पिछले ही बता दिए हैं। स्पर्म में गतिशीलता गुण या गतिशील किसके कारण होता है? तो निश्चित रूपेण वो गतिशील होता है उसमें उपस्थित फ्लैजिला के कारण। क्या होता है? उसमें फ्लैजिला पाई जाती है जिसके कारण क्या होता है? वो गतिशील होता है, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी जनन की प्रक्रिया या जनन चैप्टर में कुछ भी चीज़ बन रहा है तो उसमें जनन लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा? जनन। इसका मतलब स्पर्म बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म मतलब शुक्राणु और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन। क्या कहेंगे? शुक्र जनन। मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्र जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्र जनन। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र जनन।
क्या हो जाएगा? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि और स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख भूमिका कौन मतलब कि सबसे प्रमुख योगदान जो होता है कौन सा हार्मोन निभाता है? अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन प्रमुख योगदान निभाता है? इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसका नाम होता है आपका नाम है एफएसएच यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग 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 हार्मोन। ठीक है, मतलब एफएसएच क्या होगा? एफएसएच हार्मोन जो होगा, जो मतलब कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, वृषण में पाई जाने वाली नलीनुमा संरचना या नली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? वृषण में पाए जाने वाले नली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत बताए थे। वृषण में जो नली जैसी संरचना पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शुक्र जनन नालिका। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र जनन नालिका। ये ऐसे इंपॉर्टेंट अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। शुक्र जनन नालिका, शुक्र जनन नालिका ये हो गया। शुक्र जनन नालिका कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वृषण के अंदर पाए जाने वाले अति कुंडलित नली को क्या कहा जाता है? वृषण के अंदर जो बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस्ड होती है, हाईली कॉइल्ड मतलब कि जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, अति कुंडलित नली पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृषण नली कहा जाता है। तो लिख देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिवृषण नली, अधिवृषण नली, उसको क्या कहा जाता है? अधिवृषण नली कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा कि अधिवृषण नली की लंबाई कितनी होती है? तो अधिवृषण नली की जो लंबाई होता है वो लगभग 20 फुट होता है। कितना होता है? 20 फीट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20 फीट। ठीक है, 20 फीट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा मतलब अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको चिन्ह लगाते जाना है, क्योंकि अब जो है ना आपको जो एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल है वो इतना याद नहीं करना है। जो आपको मेन लगता है बस उसी पर ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हम ऐसे लिखा देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो इसी के अंदर से रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अधिवृषण नली, अब अधिवृषण नली की लंबाई कितना होता है? 20 फीट। ठीक है, पूछा जाता है इसका कितने भाग होते हैं? तो इसका 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अधिवृषण नली कितने भाग? 3 भाग होते हैं, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्म का संग्रह कहाँ होता है? स्पर्म का संग्रह कहाँ होता है? और उसके बाद उसका परिपक्वन भी कहाँ होता है? स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? वृषण से बनता है, वो कहाँ जाकर संग्रहित होता है या कहाँ उसका परिपक्वन होता है? तो वो भी, उसका भी आंसर क्या होगा? आपका होगा अधिवृषण नली ही, यानी कि वो होगा आपका एपिडिडाइमस। यानी कि स्पर्म का संग्रह और उसके बाद उसका मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन कहाँ होती है? तो वो होता है एपिडिडाइमस में भी। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि स्पर्म के निर्माण के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है? स्पर्म निर्माण या कितने ताप पर होता है? मनुष्य के टेस्टिस जो होता है यानी कि मेल का जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म का निर्माण कितने ताप पर होती है? तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना ये बात कि स्पर्म का जो निर्माण होता है वो शरीर के जितना तापमान होता है उससे, उस तापमान से 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए कि किसी शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री है तो निश्चित रूप से स्पर्म का जो निर्माण होगा वो लगभग 34 या तो साढ़े 34 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का निर्माण होगा। मतलब ये हुआ कि स्पर्म का निर्माण तभी संभव है जब टेस्टिस का जो तापमान होगा वो
शरीर के तापमान के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कम होगा, तब निश्चित रूप में तापमान का निर्माण मतलब कि स्पर्म का निर्माण होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 से शरीर के तापमान से 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम ताप पर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जंतु में वृषण जो किस जंतु में वृषण जो होता है, वो शरीर के सतह के अंदर पाया जाता है। आप ये जानते होंगे कि मैक्सिमम जीव में जो होता है, वृषण जो होता है यानी कि टेस्टिस जो होता है, वो शरीर के सतह के बाहर रहता है। बट कुछ ऐसा जीव होता है, जिसका क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है, वो शरीर के सतह के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आपका हाथी, क्या होता है? हाथी जो होता है, इसमें जो आपका पाया जाता है टेस्टिस, वो शरीर के सतह के अंदर ही पाया जाता है, यानी कि वृषण शरीर के सतह के अंदर ही पाया जाता है। हालाँकि ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अच्छा खासा अगर क्वेश्चन बनाया जाए, तो ये भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। ओके। फिर कहा जाता है टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? टेस्टिस की लंबाई यानी कि वृषण की लंबाई कितनी होती है? प्रत्येक वृषण की जो लंबाई होता है, वो लगभग आपका जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। कितना सेंटीमीटर? 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो वो है आपका स्पर्म के सिरे पर क्या पाया जाता है? हाँ, ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्या? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। क्या पूछा जाता है? स्पर्म के सिरे पर यानी कि स्पर्म के सिर पर क्या पाया जाता है? जैसे इस तरह का अगर स्पर्म रहता है, इस प्रकार का अगर स्पर्म है, ऐसे करके ये स्पर्म है, तो इसके सिर पर इस तरह करके संरचना होता है, ठीक है? इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्पर्म को जो सिरे पर पाया जाता है या सिर पर जो पाया जाता है, वो एक्रोसोम पाई जाती है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लास में इसका उपयोगिता भी आपको बताया गया होगा। नेक्स्ट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने सहायक अंग पाए जाते सॉरी सहायक ग्रंथि पाई जाती है? यानी कि नर जनन तंत्र जो होता है, उसमें कितने सहायक ग्रंथि पाए जाते हैं? 3 सहायक ग्रंथि पाया जाता है। जिसमें सबसे पहला आपको बताया गया होगा, वो होता है शुक्राशय नली, ठीक है? दूसरा होता है शुक्राशय नलिका, दूसरा यानी कि सेमिनल वेसिकल, तीसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तीसरा आपका होता है, वो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, 3 प्रकार होता है, ठीक है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह कि हाँ, निम्न में कौन एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो उसमें 3-4 को ग्रंथि दे देंगे और एक वही मतलब कि शुक्र इस 3 ग्रंथि में से कोई एक शामिल कर देंगे कहीं कौन है, तो भाई निश्चित रूप में क्या हो जाएगा? इस 3 में से जो होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना हम ही क्वेश्चन पूछ देंगे कि निम्न में कौन एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सहायक ग्रंथि है? उसमें हम दे देंगे लीवर हो रह जाएगा, उसके बाद उसके बाद हम सेबेसियस ग्लैंड दे देंगे, उसके बाद दे देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड दे देंगे, उसके बाद दे देंगे बर्थोलाइन ग्लैंड्स दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड ही इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इसका पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पर्म को पोषण प्राप्ति किस सेल के द्वारा होती है? स्पर्म को पोषण की प्राप्ति किस सेल के द्वारा होती है? तो हमेशा ध्यान रखना है स्पर्म को जो पोषण की प्राप्ति होती है वो सर्टोली सेल के ही द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सर्टोली सेल के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि स्पर्म को सर्टोली सेल के द्वारा पोषण भी प्राप्ति होती है, प्लस में ये ही इसको क्या करता है? गतिशीलता भी प्रदान करती है। क्या करती है? गतिशीलता। क्यों? क्योंकि स्पर्म का निर्माण करने की विधि तो यही अपनाते हैं, स्पर्म यही बनाता है। जब स्पर्म यही बनाएगा तो उसके अंदर जो फ्लैजिला का जो निर्माण होगा यही तो बनाएगा। अगर ये बनाएगा तो निश्चित में क्या हो जाएगा भाई? स्पर्म गतिशीलता भी हम क्या कर सकते हैं? इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट, हालाँकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेल मेथनांग यानी कि कोपुलेटरी ऑर्गन मतलब कि मेल में ऐसा अंग का नाम क्या है या उस अंग को क्या कहा जाता है जो मैथुन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती है। मैथुन प्रक्रिया मतलब कि वो हुआ कि मतलब संभोग की प्रक्रिया के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। तो उसका नाम क्या होता है? पीनस मतलब ये हुआ सेशन जो होता है वो मेथनांग अंग होता है यानी कि कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट ये कहा गया है, हालाँकि ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वीवीआई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है। नेक्स्ट, पेनिस के इरेक्शन में कौन-सा पेशी काम करती है? किस प्रकार पेशी कार्य करती है? तो पेनिस के इरेक्शन का मतलब ये हुआ, पेनिस की तन्यता, पेनिस तन जाना, यानी कि ये हुआ कि पेनिस मतलब सीसन। देखिएगा किसी विशिष्ट परिस्थिति में क्या हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है, पेनिस थोड़ा-सा तना हुआ महसूस होता है या तना हुआ फ़ील होता है, ठीक है? यानी कि तन्यता मतलब इरेक्शन,
क्या हो गया? पेनिस का इरेक्शन हो गया, यानी कि इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है? इरेक्शन ऑफ पेनिस में किस प्रकार का हार्मोन पेशी भूमिका निभाती है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है इरेक्टाइल पेशी, क्या होता है? इरेक्टाइल मसल्स या टिश्यू याद रखिएगा यहाँ पर मतलब कि किस प्रकार की उत्तक भूमिका निभाती है? तो इरेक्टाइल टिश्यू याद रखिएगा। इरेक्टाइल इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है? इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, ये भूमिका आपका निभाता है, ठीक है? ये हो गया, याद रखिएगा। पेनिस की तन्यता यानी कि इरेक्शन में कौन भूमिका निभाता है? तो आपका टिश्यू भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट कहता है क्या कि ग्लैंड पेनिस के ऊपर, लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि ये सब हो सकता है कि जो इसमें नहीं पूछा गया 10th क्लास में, वो 12th क्लास में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंड पेनिस के ऊपर पाए जाने वाले पतली त्वचा को क्या कहा जाता है? ग्लैंड पेनिस का मतलब समझ जाइएगा, जब भी पेनिस क्या होता है, इरेक्शन होता है, इरेक्टाइल होता है या तन्य होता है, तो उसमें देखिएगा उसके सिरे पर जो होता है थोड़ा-सा इस तरह करके भाग बनता है, इस तरह करके। ऐसे करके मान लीजिए पेनिस इस तरह करके मतलब तन्य हुआ, तो देखिएगा ऐसा कर कुछ संरचना ऐसा कर पाया जाता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लैंड पेनिस। ये उठा हुआ पार्ट को क्या कहते हैं? ग्लैंड पेनिस, ठीक है? और इसके ऊपर थोड़ा-सा ऐसे करके त्वचा पाया जाता है, ठीक है? इस त्वचा को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लैंड पेनिस मतलब मुंड के ऊपर पाए जाने वाले त्वचा को क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक स्खलन में कितने सीमेन बाहर रिलीज होती है? यानी कि एक बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कोई मेल अपनाएँगे, तो उसमें जो एक बार में सीमेन रिलीज होगा, वो सीमेन की मात्रा कितना होगा? तो ऐसा माना जाता है इसका मात्रा जो होता है लगभग 2 से 5 सॉरी 2.5 से 5 एमएल होता है। कितना होता है? 2.5 से 5 एमएल होता है, ठीक है? यानी कि एक स्खलन में 2.5 से 5 एमएल तक सीमेन की मात्रा होगा, ठीक है? और मान लीजिए कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्खलन में जो होता है, ठीक है, 2.5 से 5 एमएल सीमेन रिलीज़ होता है। इसमें कितना स्पर्म की संख्या पाया जाता है? स्पर्म कितना होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें स्पर्म जो पाया जाता है लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाई जाती है। कितना स्पर्म पाई जाती है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्खलन के द्वारा रिलीज़ हुए सीमेन में स्पर्म की संख्या कितनी होती है? तो अभी तुरंत बोल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल से स्रावित होने वाले द्रव, सीमेन का कितना प्रतिशत, मतलब सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय से स्रावित होने वाले द्रव सीमेन का कितना प्रतिशत निर्माण करता है या कितने प्रतिशत सीमेन का वो निर्माण करता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले शुक्राशय द्रव किसको कहते हैं? तो शुक्राशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले द्रव को क्या कहते हैं? शुक्रिय द्रव कहते हैं या शुक्राशय द्रव कहते हैं। ये लगभग ऐसा माना जाता है कि 70 से 80% क्या करता है? 70 से 80% या तो 70 से 75% सीमेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सीमेन का निर्माण करता है। जिसका पीएच वैल्यू जो होता है, जिसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है, यानी कि अल्कलाइन मेटल का होता है ये, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको अगर नया बनाने की कोशिश करे तो पूछ सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्रिय द्रव जो होता है लगभग 70 से 75% सीमेन का निर्माण करता है, जिसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ठीक है? ये याद रखना है। नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल की संख्या कितनी होती है? यानी कि शुक्राशय मतलब कि शुक्राशय नलिका या अ, यही ठीक है, यानी कि शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना है शुक्राशय की संख्या 2 होता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? शुक्राशय की संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय है, तो शुक्राशय एक प्रकार क्या है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट जो होता है ना, एक प्रकार के सहायक ग्रंथि है। क्या है? एक प्रकार की सहायक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रीय प्रद्रव्य का पीएच मान कितना है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक क्या है? सहायक ग्रंथि है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितना होता है? तो हमेशा याद रखिए प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ग्रंथि की संख्या होती है, यानी कॉपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि की भी संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है? किसमें पाई जाती है? तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सीमेन का निर्माण होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है सीमेन का निर्माण किससे होता है? तो एक मतलब कि सेमिनल वेसिकल फ्लूइड से, किससे होता है? सेमिनल वेसिकल फ्लूइड से और उसके बाद स्पर्म से। पूछा जाएगा सीमेन का निर्माण किससे होता है? यानी कि शुक्रीय प्रद्रव्य से
सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, शुक्रीय परिद्रव्य फ्लूइड मतलब सेमिनल वेसिकल फ्लूइड और प्लस स्पर्म यानी कि शुक्राणुस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा की लंबाई कितना होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, मेल मूत्र मार्ग यानी कि मेल यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। ये भी एकदम वीवीआई है। नेक्स्ट, फीमेल मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल मूत्र मार्ग की लंबाई यानी कि यूरेथ्रा की लंबाई जो होता है वो लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब कहा जाता है नेक्स्ट, युग्मक होता है। युग्मक किस प्रकार यानी कि युग्मक की प्लॉइडी बताने के लिए कहा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, युग्मक जो प्लॉइडी होता है वो अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। ये भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। क्या होता है? अगुणित यानी कि एन होता है, स्मॉल एन, एक एन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि युग्मक का निर्माण किस जनन के द्वारा होता है? क्या पूछा गया? युग्मक का निर्माण किस जनन के द्वारा? तो हमेशा ध्यान रखना, युग्मक का जो निर्माण होता है, सॉरी, युग्मक का निर्माण किस जनन के द्वारा? युग्मक का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मक का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, युग्मक का निर्माण वो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। बस हो गया, इतना ही आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। अगला जो वीडियो लाएँगे वो हम लाएँगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से संबंधित क्वेश्चन, और प्लस में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, सारा का सारा उसी में से हम लेकर आएँगे। और जैसे ये खत्म हो जाएगा तब हम सब्जेक्टिव जो वीवीआई क्वेश्चन होता है, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि इतना जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, जो हम बताए थे ये वीवीआई है क्वेश्चन, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आने की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम होता है, वो पिछले वर्ष के ही क्वेश्चन को क्या करती रहती है? रिपीट करते हैं। मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन को क्या करते रहते हैं? डालते रहते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ये सब कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है? कहीं न कहीं ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप क्या कीजिए कि जो चीज़ हम बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको बढ़िया ढंग से देखना है। और जो हम बोले थे कि ये उतना इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछाएगा, उतना आप नहीं भी ध्यान दे सकते हैं तो चलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि थोड़ा-सा हाई लेवल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं बोर्ड एग्जाम, या अच्छा लेवल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, तो यही सब जब जो हम बोले थे इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें से ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है? अगर आपको ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छा लगता है, या थोड़ा बहुत ये लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है? तो भाई कमेंट में कुछ ज़रूर लिख दिया कीजिए, जिससे आपका एक कमेंट जो होगा हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और अच्छे हम पढ़ाने की ज़रूर बहुत ज़्यादा और कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।